myself CA Megha Oberoi with a decade of experience in income tax. जैसे कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस हो गया है विद इनकम टैक्स एक्ट 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. तो इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट 2025. तो आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे जो कि लास्ट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, सेक्शन 536, रिपील एंड सेविंग्स. सो फ्रेंड्स, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच रिमेन्ड इन फोर्स सिंस लास्ट 6 decades अब रिप्लेस हो चुका है with Income Tax Act 2025 and it already become applicable from 1st April 2026. There are many far-reaching changes made in the new act. So as Benjamin Franklin said, nothing is certain except death and taxes. So friends, Income Tax Act 1961 received the assent of the President on September 13, 1961, and it came into effect from 1st April 1962, or it replaces the Income Tax Act 1922, that is before independence. So first we had Income Tax Act 2022, then Income Tax Act 1961 after independence. Now third Income Tax Act after 6 decades, that is Income Tax Act 2025. So, since the introduction of the Income Tax Act 1961, nearly Income Tax Act have been amended around 65 times and around 4,000 amendments have been made. Income Tax Bill 2025 was introduced in Lok Sabha on August 11, 2025, and it received the assent of the President on August 21, 2025, and become the Income Tax Act 2025, and it become applicable from tax year 2026-27 with effect from 1st April 2026. Friends, I am using the word tax year, not previous year, not assessment year. I will let you know what is tax year in coming few minutes. जैसे कि हम पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यूज़ करते थे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड इट इज़ नाउ डन अवे विद. So friends, the new income tax act contains 572 pages with 536 sections and around 2,60,000 words. तो जो जैसे हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में यूज़ होते थे phrases like not withstanding anything contained therein, without prejudice to, ये अब इस एक्ट में रिप्लेस हो गए हैं विद मोर डायरेक्ट एंड एक्सेसिबल लैंग्वेज. तो उन्होंने पहले लैंग्वेज बहुत लीगली कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, लेमैन उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था. इसी कारण हमें उन्होंने न्यू एक्ट में उन्होंने बताया कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए एंड विद मोर ट्रांसपेरेंसी सो डैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय एनी पर्सन हु इज़ रीडिंग द एक्ट. So they replace old Income Tax Act 1961 with Income Tax Act 2025. So it is, however, it is important to note here that these linguistic changes do not alter the legal interpretation of the law. जो legal interpretation है जो हमारे पुराने एक्ट में थी 1961 में, वही हमारे न्यू एक्ट में 2025 में है. चाहे उसकी लैंग्वेज उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी है, मोर सेक्शंस को डिवाइड कर दिया इनटू मोर सेक्शंस, प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशंस रिमूव कर दी गई हैं, बट जो उसका सब्सटेंस है, जो टेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वो सेम है, इंटरप्रिटेशन सेम है. तो डिस्पाइट डिफरेंसेस इन वर्डिंग, द सब्सटेंस एंड द इंटेंट रिमेन द सेम. तो हम उसे उसी इंटेंट में पढ़ेंगे जिस इंटेंट में हम ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते थे. तो इसी कारण जो जितनी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स rendered under the Income Tax Act 1961 continue to remain valid and form the basis of interpretation under the new Act 2025. So they all judgments remain valid as it is रहेंगी, वो कुछ भी उसमें से रिप्लेस नहीं हुआ है. हाँ, उन्होंने कई चीज़ें जैसे कि कई कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर ख़त्म हो गया है, हैज़ नाउ रिप्लेस्ड विद टैक्स ईयर. विल नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक assessment year,
प्रीवियस ईयर। हमारे पास पहले क्लाइंट्स रिटर्न भराने आते थे, उन्हें बोलते थे हम आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न भर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता था, दे ओनली अंडरस्टैंड कि दैट इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमें तो बस इतना ही समझ आता, तो हमें उन्हें बताना पड़ता था कि असेसमेंट ईयर इज़ this, previous year is this. Now it is done away with. Now we'll use the term only tax year, which is in line with global standards. Some heads of income are also replaced, like rebrand हो गया, not replaced, it is rebranded. For example, पहले हम head use करते थे income from salary, now it is renamed as employment income. So sense same है, calculation भी same है, बस section number, name rebrand हो गया है, that is it. बाकी सब सेम है, बट स्टिल हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में विद प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इन कंपैरिजन विद ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट in income tax act 2025 they don't use the word old income tax act 1961, they use the word repeal income tax act. I'll let you know in my next section, which is we're going to study, that is section 536. तो अब मैं आपको एक बहुत important सेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ, सेक्शन 536. दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल प्रोविजंस. सेक्शन 536 की हेडिंग ही है रिपील एंड सेविंग्स. तो विल आस्क व्हाट इज दिस रिपील, व्हाट इज रिपील. सब हमारे माइंड में सबसे पहले जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन था कि पुरानी प्रोसीडिंग्स, पुरानी ये जो असेसमेंट्स है, पुराने नोटिस जो इशू हुए हैं, पुराने ऑर्डर्स है, जजमेंट्स है, उन सब का क्या होगा न्यू एक्ट में, क्योंकि सारे न्यू फॉर्म्स आ गए, सारे न्यू सेक्शंस आ गए, तो पुराने हम सब उसका क्या करेंगे. तो उसके कारण उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दे गिव दिस सेक्शन रिपील एंड सेविंग, सेक्शन 536, लास्ट सेक्शन. तो मैं तो ये कहूँगी कि जिसने भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना है वो इस लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करे, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ फॉर ऑल ऑफ यू. सेक्शन 536 रिपील एंड सेविंग्स. रिपील मीन्स कोई लॉ, रूल और प्रोविजन हैज़ बीन ऑफिशियली कैंसल्ड, विड्रॉन or abolished by authority. So they are not using the word here old income tax act 1961, they are using the word repeal income tax act 1961. So section 536 की heading ही है repeal and savings. क्या क्या abolish हो गया है, क्या क्या सेव कर लिया गया है पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से. So the first what 536 subsection 1 says, the income tax act 1961 is hereby repealed. Repealed means law has been officially cancelled, law rule has been officially cancelled, खत्म हो गया है. Subsection 2 में they said, irrespective of the repeal of the income tax act 1961 and subject to subsection 3, what they have saved here, what have not yet cancelled. So I'll let you know in brief that first clause, A clause said, nothing shall affect the previous operation of the repealed income tax act and orders or anything duly done or suffered thereunder. Means पुराने, I will not use word पुराने old, I will use the word repeal income tax act 1961. means repeal income tax act में जो भी कुछ हुआ है पहले, कोई ऑर्डर्स पास हुए हैं, एनीथिंग सफर्ड देयर अंडर, एनी लाइबिलिटी क्रिएटेड विच इट इज़ रिमेन्ड एज इट इज़, वो उसको छेड़ा नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ रहेंगे, वैलिड रहेंगे. सेकेंड बी क्लॉज सेड, नथिंग शेल अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्रूड, एक्वायर्ड और इनकर्ड अंडर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट और ऑर्डर्स अंडर सच रिपील्ड एक्ट. मीन्स कोई हमारे पुराने रिपील्ड एक्ट में, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट पुराने, रिपील इनकम टैक्स एक्ट, दैट उसके अंदर कोई आपकी राइट क्रिएटेड है, एनी ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी इनकर्ड, एक्वायर्ड, अकर्ड, दैट कोई डिमांड आपकी पुरानी आ चुकी है, कोई रिफंड डिटरमाइन हुआ है, एनी डिमांड स्टिल रिकवरेबल, वो एज इट इज़ रहेगी, वो एज इट इज़ रहेगी. ये नहीं है कि डैट इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया तो 31 मार्च से पहले की डिमांड है दे कांट कलेक्ट, या रिफंड आपको पेबल है दे कांट गिव यू, तो वो एज इट इज़ रहेगा. नाउ द मेन क्वेश्चन हेयर जो कि सबके माइंड में है कि जो प्रोसीडिंग्स है, जो असेसमेंट है, नोटिस है,
पुराने चल रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने से पहले चल रहे हैं, या कोई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने के बाद पर प्रटेन टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, उसका क्या होगा? तो कहते थे प्रोविजंस ऑफ द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब रिपील इनकम टैक्स एक्ट ही लगेगा कोई भी प्रोसीडिंग्स पे जो कि पेंडिंग है ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026, और कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 26 के बाद अब इनिशिएट हुई हैं, बट इट प्रटेन्स टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, मतलब वो कोई भी ईयर पहले से बिलोंग करती हैं, चाहे उसका नोटिस या ऑर्डर या असेसमेंट पेनल्टी इनिशिएशन बाद में आ रही है, उसके ऊपर भी रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लगेगा। मीन्स जैसे मैंने कल ही एक अपील फाइल की है फॉर्म 35 में CIT अपील के पास, तो वो इट प्रटेन्स टू ईयर 2024-2025, तो वो इट वाज अगेंस्ट द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो अपील चाहे मैंने 1 अप्रैल 26 के बाद फाइल की है, पर वो मेरा ईयर तो 24-25 था, असेसमेंट ईयर, तो उस पर मेरा रिपील इनकम टैक्स एक्ट लगेगा 1961। उन्होंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे इन कॉलम्स बना दिए हैं दैट फॉर्म यू वांट टू फाइल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, forms you want to file under the Income Tax Act 1961. So you choose, you file, and it should be very clear in your mind which act is applicable. So कोई भी आपके नोटिसेज आ गए हैं, असेसमेंट है, रीअसेसमेंट, रिकॉम्पिटिशन, रेक्टिफिकेशन, पेनल्टी, रेफरेंस, रिविजन्स, अपील्स, जो कि 1 अप्रैल 2026 से पहले की है, या उस ईयर से इस 21 अप्रैल 26 से पहले के टैक्स ईयर की है, टैक्स ईयर 2026-27 से पहले किया, उस पर रिपील इनकम टैक्स लगेगा। वेरी क्लियर। नाउ important in the case of penalty provisions, they said कि any proceedings for the imposition of penalty in respect of any tax year before the 1 April 2026, मतलब 2026 से पहले के साल की कोई पेनल्टी लगानी है, वो 2026 1 अप्रैल 26 के बाद इनिशिएट भी हो सकती है और इम्पोज भी हो सकती है, इम्पोज होगी अंडर द रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली। मतलब अगर मेरे को असेसमेंट ईयर 2022-23 की पेनल्टी इम्पोज करनी है एओ ने, और तो वो 1 अप्रैल 2026 के बाद इनिशिएट भी कर सकता है, इम्पोज भी कर सकता है, बट उसके ऊपर रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा, क्योंकि इट प्रटेन्स टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, दैट इज टैक्स ईयर 2026-2027। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एनी प्रोसीडिंग्स, कोई आपकी प्रोसीडिंग किसी भी प्रकार की पेंडिंग है रिपील इनकम टैक्स एक्ट में, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई आपने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई कंटिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दी हुई है, एनी अपील पेंडिंग है, रेफरेंस रिवीजन, एनीथिंग विच इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी बिफोर अंडर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसके ऊपर रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजंस ही लगेंगी। सो अब एक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दे सेड कि where in respect of any proceedings relating to any tax year beginning before the 1 April 2026, कोई आपका किसी भी 21 अप्रैल 26 से पहले का साल है, उसका कोई रिफंड डेटरमाइन हो गया, जो कि डेटरमाइन हुआ फॉल्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बट इट pertains टू ईयर बिफोर टैक्स ईयर 26-27 बिफोर 1 अप्रैल 2026, या कोई डिफॉल्ट इज मेड अंडर आफ्टर सच कमेंसमेंट इन द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर सच प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई आपने डिमांड देनी थी, पे नहीं की, या कम पे की है, लेट पे की है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो दे सेड कि जो प्रोविजंस लगेंगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिगार्डिंग रिफंड एंड डिमांड, उसके ऊपर रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा। इन शॉर्ट दे सेड कि कोई भी हमारा रिफंड डेटरमाइन हो रहा है, डिमांड कैलकुलेट हो रही है, जिसके ऊपर जो कि फॉर एनी रीज़न हमारा लेट हुआ, रिफंड लेट पे कर रहे हैं, या डिमांड के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, जो उसके ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन है, ओनली फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके ऊपर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा, क्योंकि ये रिफंड और डिमांड प्रटेन करते हैं इनकम टैक्स एक्ट
2025 रिप्लेस होने से पहले, डेट इज 1 अप्रैल 2026 से पहले. Now the point, next point very important, they said कि any sum payable under the repeal income tax act may be recovered under this act. मतलब कोई आपके किसी ने कोई डिमांड पेबल है या एओ के पास राइट है कि वो रिकवरी कर सकता है, चाहे वो ओल्ड इनकम रिपील्ड इनकम टैक्स, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड ओल्ड, इट इज रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट. कोई रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिमांड रिकवरेबल है बाय एओ, तो ही हैज़ फुल राइट टू रिकवर द डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने क्या एक्शन लिया है 1 अप्रैल 2026 से पहले. वो 1 अप्रैल 2026 के बाद इक्वली वैसे ही एक्शन ले सकता है, बट उसके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोई आपका मैट क्रेडिट है जो कि हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पुराना, कोई लॉसेस हैं कैपिटल गेन के, बिजनेस लॉसेस हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है जिसके पेंडिंग ईयर्स पड़े हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम एज इट इज़ वी कैन क्लेम, देयर इज़ नो चेंज एंड इट विल बी क्लेम्ड एज पर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोविजंस. नेक्स्ट पॉइंट इज any scheme which has been notified under the provisions of the repealed income tax act with a view to eliminate the interface with the assessee or any other person, that's say जैसे कि faceless assessment proceedings को लाया गया, faceless assessment proceeding scheme बनी, तो वो shall be the said scheme shall be deemed to have been made in the under the corresponding provisions of this act. मतलब सेम जैसे रिपील्ड में थी वैसे ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट में मानी जाएगी, बट अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नहीं है तो वो उन्होंने सेक्शन उसके अंदर डाल दिया है, सेक्शन 532, अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं है. तो हम आने वाली वीडियो में सेक्शन 532 के बारे में भी पढ़ेंगे. और नेक्स्ट है कि कोई अगर आपकी सर्च हुई है सेक्शन 132 में, रेक्विजिशन हुई है सेक्शन 132A में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2026, और जो कि प्रटेन करती है ईयर बिफोर टैक्स ईयर 26-27, तो उसके ऊपर एज इट इज रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस लगेंगी, देयर इज नो चेंज. सो दिस इज ऑल अबाउट the introduction of the income tax act 2025 and section 536 repeal and savings. So nothing becomes illegal just because the law is repealed. लॉ खत्म हो गया पुराना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, इलीगल हो गया, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसको जो उसका सेंस है वो सेम रहेगा, इंटरप्रिटेशन सेम रहेगी, सिर्फ उन्होंने जो सब्सटेंस ऑफ प्रोविजंस टैक्स स्ट्रक्चर सेम रखा है, सिर्फ उसको ताकि मोर कंप्लाइंट हो सके, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ले मैन अंडरस्टैंड कर सके, तो दैट इज़ वाई उसको उसकी वर्डिंग चेंज कर दी गई है. थैंक यू, होप यू फाइंड इट यूजफुल.